कर विद्यार्थियों, आज हम करेंगे लेसन नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस में। लेसन नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। करते हैं स्टार्ट आज का लेसन। भारतीय नेताओं को जब भारत आज़ाद हुआ था उससे पहले भी लोकतंत्र में गहरी आस्था थी, इसलिए भारत ने आज़ादी के बाद लोकतंत्र का मार्ग अपनाया। जबकि लगभग उस समय बहुत सारे ऐसे देश थे जिन्होंने ये लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपना लिया था। समय अनुसार बहुत सारे टाइम बीता और 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ। और संविधान लागू होने के समय जो देश में सरकार थी उसे अंतरिम सरकार बोला गया, जो संविधान के अनुसार ही देश के लिए सरकार का चुनाव करती थी। चुनाव आयोग 1950 में भारत में पहली बार चुनाव आयोग का निर्माण हुआ। और भारत के चुनाव आयोग के पहले आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। तो आती बात चुनाव आयोग की चुनौतियाँ कि चुनाव आयोग के सामने पहली बार चुनाव करवाने के लिए क्या क्या मुश्किलें सामने आई। तो आप जानते हैं इंडिया बहुत बड़ा देश है, यहाँ आकार भी बड़ा है और जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए देश में एक आज़ाद रूप से बिना किसी पक्षपात के चुनाव करवाना बहुत बड़ी बात थी। इसके अलावा चुनाव के एरिया को बांटना बहुत आवश्यक था और वोटर लिस्ट बनाने में सबसे ज़्यादा मुश्किलें आई, क्योंकि जब पहली बार वोटिंग लिस्ट बनाई गई तो 40 लाख महिलाओं के नाम उसमें लिखे जाने से चूक के कारण कई महिलाओं को वोटिंग करने में बड़ी शर्म आ रही थी, उनको अपने नाम वगैरह लिखाने में बड़ी शर्म आ रही थी। अधिकारियों और चुनाव कर्मी थे, उनको कोई ट्रेनिंग थी नहीं। फर्स्ट टाइम चुनाव हो रहे थे कि क्या ट्रेनिंग देनी, किस प्रकार से देनी, ट्रेनिंग का अभाव था। इसके अलावा लोग कम पढ़े लिखे थे, इसलिए मतदान के प्रति उनकी कोई भी रुचि नहीं थी। इसके अलावा दोबारा सूची बनाना कोई आसान काम नहीं था। तो पहली बार जब वोटिंग हुई तो इंडिया में 17 करोड़ लोगों ने वोटिंग के लायक थे। इस 3200 MLA बनाए गए, लोकसभा के अंदर 489 MP चुने गए और उस समय ओनली 15% वोटिंग करने वाले पढ़े लिखे थे। तो सोच सकते हो कि उस समय 85% जो लोग वोटिंग कर रहे थे वो क्या थे? अनपढ़ लोग थे। 3 लाख लोगों को चुनाव करवाने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो भारत में एक दल का प्रभुत्व दुनिया के अन्य देशों में एक पार्टी के प्रभुत्व से क्या था? बहुत अलग था। मैक्सिको में PRI की स्थापना 1929 में हुई, जिसने मैक्सिको में 60 साल तक राज किया, परंतु उसका रूप पूरी तरह तानाशाही था। बाकी देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ था। चीन, क्यूबा, सीरिया, इन देशों में संविधान है, तो वहाँ की संविधान में लिखा गया है कि उस देश में एक ही पार्टी हो सकती है। म्यांमार, बेलारूस, इरिट्रिया, इन देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य कारणों से हुआ है। भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के होते हुए रहा है। पहला आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक पहला आम चुनाव हुआ। पहले 3 आम चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही छाई रही। चुनाव अभियान मतगणना में 6 महीने लगे और इस मतगणना में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली। सफल मतदान देखकर आलोचकों का मुंह बंद हो गया। इस सफलता ने इतिहास में मील का पत्थर साबित किया। पहले चुनाव में 489 सीटों में से कांग्रेस ने 364 सीटें जीती थी, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ने सिर्फ 16 सीटें जीती। मतलब इस चुनाव में नंबर 1 पार्टी थी वो थी कांग्रेस और नंबर 2 थी वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। इसी के साथ विधानसभा चुनाव उसमें भी क्या हुई? भारत के सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। कोचीन, मद्रास, उड़ीसा, बाद में इन 3 राज्यों के अंदर भी जब चुनाव हुए तो यहाँ भी कांग्रेस सरकार बनी थी। 1957 में केरल में पहली बार इंडिया में गैर कांग्रेस सरकार बनी थी 1957 में। जब 1957 चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी को सिर्फ कांग्रेस को 126 में से 60 सीट मिली थी केरला में और वो अपनी सरकार बनाने में नाकाम रही। अब आती बात कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व क्यों रहा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब भारत गुलाम था तब से आज़ादी के आंदोलन में जो लोग जुड़े हुए थे वो लगभग सभी कांग्रेस पार्टी से संबंध रखा करते थे। तब से ये पार्टी का संगठन क्या है? बहुत मजबूत रहा है।
और इनको आज़ादी क्या है, विरासत मिली है। इस पार्टी में जवाहरलाल नेहरू जैसे चमत्कारी, लोकप्रिय, करिश्मय थे नेता जो चुनाव के समय अपनी पार्टी के अग्रणी नेता के रूप में काम किया करते थे और पूरे देश में घूम घूम कर अपनी पार्टी के लिए वोट मांगा करते थे। बाकी पार्टियां लगभग कांग्रेस पार्टी से ही बनी थी। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसमें सभी को साथ लेकर चल रही थी। हिंदू, मुस्लिम, अमीर, गरीब, वामपंथ, दक्षिणपंथ, नरमपंथ, गरमपंथ, मजदूर, किसान, उद्योगपति इत्यादि। और कांग्रेस अलग अलग जो मुद्दे थे उनको सुलझाने में बहुत ही सहयोगी रूप से काम किया करती थी। पहले आम चुनाव में जहाँ 489 में से 364 सीट जीती कांग्रेस ने, दूसरे नंबर कौन थी? कम्युनिस्ट पार्टी, जिसने 16 सीट ही वो जीत पाई थी। तो आप सोच सकते हैं कि उस ज़माने में कांग्रेस पार्टी क्या हालात थे। लगभग सभी राज्यों में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी जीतती रही। विपक्षी दलों का उद्भव और लोकतंत्र उनकी भूमिका। भारत में बहुदलीय लोकतंत्र है, मतलब इंडिया में बहुत सारी पार्टियां हैं। इंडिया में कोई पार्टी और सीमा नहीं है कि कितनी पार्टी होगी, लेकिन यहाँ कई सालों तक एक ही पार्टी का राज रहा। आज़ादी के समय बहुत सारे जीवंत विपक्षी पार्टियां थी जो इन चुनावों में भाग लिया करती थी। इनमें से कई पार्टियां का अस्तित्व तो 1952 के आम चुनाव के पहले से भी था। इनकी भूमिका 60 और 70 के दशक में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन पार्टियों की मौजूदगी ने स्वस्थ लोकतंत्र में कंपटीशन को बढ़ावा दिया, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही क्या है, आवश्यक है। इन दलों की मौजूदगी ने हमारी शासन प्रणाली के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विपक्षी दलों ने शासक दल पर अंकुश रखा और बहुधा इन दलों के कारण कांग्रेस पार्टी के अंदर शक्ति संतुलन बदला और एक दल के प्रभुत्व को चुनौती भी दी गई। सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण खुद कांग्रेस के भीतर 1934 में युवा नेताओं की टोली ने किया। ये नेता कांग्रेस को अधिक से अधिक परिवर्तनकारी और समतावादी बनाना चाह रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने 1948 में अपनी पार्टी संविधान में संशोधन किया ताकि कोई भी व्यक्ति दोहरी मेंबरशिप ना ले सके। मतलब यहाँ कांग्रेस ने प्रयास किया था कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो जो दूसरी पार्टी का ही मेंबर बन जाए और कांग्रेस पार्टी का ही मेंबर बन जाए। इसलिए उन्होंने 1948 में पार्टी के संविधान में चेंजिंग की। इससे कांग्रेस के अंदर सोशलिस्ट नेताओं को मजबूरन 1948 में सोशलिस्ट पार्टी बनानी पड़ी। सोशलिस्ट विचारधारा के नेताओं द्वारा कांग्रेस की आलोचना। ये कांग्रेस आलोचना करते क्यों? कांग्रेस लगातार जमींदारों का और पूंजीपतियों का पक्ष ले रही थी। समाजवादियों को दुविधा का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि कांग्रेस ने 1955 में घोषणा कर दी कि उनका लक्ष्य समाजवादी बनावट वाले समाज की रचना करना है। राम मनोहर लोहिया ने तो कांग्रेस कर ली और कांग्रेस की बुराइयां की। सोशलिस्ट पार्टी का विभाजन। सोशलिस्ट पार्टी के टुकड़े हुए और कुछ मामलों में बहुधा मेल भी हुआ। इस प्रक्रिया में समाजवादी पार्टी बनी। इन पार्टियों में किसान मजदूर प्रजा पार्टी, जनता पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का नाम भी आता है। जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और एम जोशी समाजवादी नेताओं में प्रमुख थे। मौजूदा पार्टियों में दलों में समाजवादी दल, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेक्युलर, इन सब पर क्या है, सोशलिस्ट पार्टी का प्रभाव था। कांग्रेस स्थापना। इसका स्थापना कांग्रेस कब हुई? 1885 में हुई। इसकी स्थापना रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम ने की थी। वह एक नवशिक्षित, कामकाजी और व्यापारिक वर्गों का हित समूह के रूप में इसका निर्माण किया गया था, लेकिन 20वीं सदी में ये एक जन आंदोलन के रूप में सामने आई। धीरे धीरे पार्टी एक जनव्यापी राजनीतिक पार्टी बन गई जो राजनीतिक व्यवस्था में अपना दबदबा बढ़ा रही थी। मतलब कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी भूमिका को आगे से आगे बढ़ा रही थी। इन सभी प्रकार के लोग थे, चाहे क्रांतिकारी हो, चाहे शांतिवादी हो, चाहे कंजर्वेटिव हो, रेडिकल हो, गर्मपंथ हो, नरमपंथ हो, दक्षिणपंथ हो, जब वामपंथ हो, और बहुत सारे अलग अलग विचारधारा के लोग इसमें शामिल थे जो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया करते थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरणा लेकर 1920 में भारत के कई हिस्सों में साम्यवाद समूह उभर गया। 1935 में साम्यवादियों ने कांग्रेस दायरे में रहकर काम किया।
कांग्रेस से साम्यवादी दल 1941 के अंदर दिसंबर के महीने में ये कांग्रेस पार्टी अलग हुए। उस समय साम्यवादियों ने नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे ब्रिटेन को समर्थन दिया। विचारधारा अन्य गैर कांग्रेस पार्टियों की तुलना में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पास सुचारू मिशनरी थी, अच्छा कैडर था, बढ़िया कार्यकर्ताएं थे। इस पार्टी का मानना है देश जो 1947 में आज़ाद हुआ है वो सही ढंग से आज़ाद नहीं हुआ है। इस विचार के साथ पार्टी ने तेलंगाना में हिंसा को बढ़ावा दिया। साम्यवादी अपनी बात के पक्ष में जनता का कभी समर्थन हासिल नहीं कर सके और उन्होंने हथियारों के द्वारा जनता को दबा दिया। 1951 में साम्यवादियों ने हिंसक क्रांति को छोड़ दिया और चुनाव भाग लेना आरंभ कर दिया। पहले चुनाव में इन्होंने 16 सीटें जीत ली थी और वो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन गई। इस दल को अधिक समर्थन आंध्र प्रदेश, बंगाल, बिहार और केरल से मिला। और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं का नाम अगर पूछ जाए आपसे तो इसमें A.K. गोपालन, S.A. डांगे, नंबूदरी पाद, P.C. जोशी, अजय घोष और P. सुंदरैया, इनके नाम लिए जाते हैं बड़े बड़े नेताओं के अंदर। तो इस तरह विद्यार्थी अपना लेसन नंबर 2 आज कंप्लीट हो चुका है। मैंने कहा था आपको एग्जाम से पहले आपको सारे लेसन करवा देंगे, तो वही कोशिश जारी है और पूरी कोशिश आपको एग्जाम से पहले सारे लेसन करा दूंगा मैं। तो विद्यार्थियों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।